जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेकेएम स्टडी पॉइंट पर। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आज आरपीएफ भर्ती 2024। आरपीएफ की जो नई भर्ती निकली है 2024 में, उसके लिए कितने पद है? 5000 से ज़्यादा पद हैं। 5000 से ज़्यादा पद है। आ गया पूरा का पूरा पेपर, उसके लिए पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरपीएफ एसआई और आपके आरपीएफ कांस्टेबल दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वर्दी होगी सीने पर। मैं आपके सीने पर वर्दी देखना चाहता हूं और आपके माता पिता भी यही देखना चाहते होंगे और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है तो रट लीजिए ये प्रश्न, रट लो ये प्रश्न। ये मौका बिल्कुल आपको दोबारा नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से क्लास को लेना है और बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना है। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि कहते हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े पत्थर हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? क्रिकेट, जूडो, रग्बी या खो खो। इन चार खेलों में से बताना है कि मुख्य रूप से भारत का खेल कौन सा है, जिसका क्या हुआ था, निर्माण भी कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। वो आपके कौन सा खेल हो जाएगा? भारत में ही बना हुआ मूल रूप से क्रिकेट हो जाएगा। क्रिकेट में सबसे ज़्यादा खेल, भारत में सबसे ज़्यादा खेलने वाला खेल शायद क्रिकेट हो सकता है, लेकिन ये भारत में नहीं बना था। ये बनाया था इंग्लैंड वालों ने, अंग्रेजों ने बनाया था। जूडो हो जाएगा, जूडो भी नहीं होगा। रग्बी होगा, रग्बी भी आपके भारत का खेल नहीं है। भारत का खेल एकदम करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? खो खो हो जाएगा। जिसका जिसका आविष्कार किसने किया था, जिसकी उत्पत्ति आपके किसने की थी? आपके लोकमान्य तिलक। किसने की थी? लोकमान्य तिलक ने की थी। कब, कहाँ से की थी? महाराष्ट्र से की थी। महाराष्ट्र से की थी। और इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? प्रत्येक टीम में कितने? 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा टाइम पास नहीं करता है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन निपटाने हैं। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कमी, ऊर्जा में कमी। फिर आपके संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, या संभावित ऊर्जा बढ़ना। संभावित ऊर्जा क्या होता है? संभावित ऊर्जा क्या होती है? उस वस्तु की जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं? संभावित ऊर्जा बोलते हैं। या उसकी स्थिर ऊर्जा, उसकी स्थिति वाली, यानी कि कोई एक स्थान पर स्थिर है तो उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। जो और गतिशील हो जाएगा तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही वस्तु को नीचे छोड़ेंगे तो उसकी संभावित ऊर्जा तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा नीचे आएगी तो उसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि सर जी हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, क्योंकि इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपके बिल्कुल सभी की सभी क्लासों का लिंक मिल जाएगा और सभी की सभी क्लासें आपके यहाँ पर मिल जाएगी और नई नई क्लासों का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा और नई जानकारी होगी वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ सकते, सर जी मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ सकता, तो आप चैनल के पेज पर जाइए, वहाँ आपको क्या मिल जाएगी? टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप में जाके क्या करना है? जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अधिकतम अवधि के लिए भारत का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 6 महीने, 6 सप्ताह, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष। यहाँ पर यूं बोल रखा है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का संसद का सदस्य नहीं है, ना तो वो राज्यसभा से है, ना ही क्या है लोकसभा से है, तो क्या वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। वो व्यक्ति यदि लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो भी वो क्या बन सकता है? भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन एक शर्त है, यदि वह 6 महीने के अंदर अंदर यदि लोकसभा और राज्यसभा किसी या फिर आपके संसद, तीनों में से संसद का यदि सदस्य नहीं बना तो वो प्रधानमंत्री पद से उसको हटा दिया जाएगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगी। 6 महीने के लिए बन सकता है, लेकिन यदि 6 महीने तक वो सदस्य नहीं बना तो उसको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? पोटर विटमार को, कोही उचिमुरा को, नेक्स्ट विटलोक को, फेडरिक लुडविग जोन को। यहाँ पर करेक्ट आंसर सभी का आना चाहिए कि जिम्नास्टिक के पिता। जिम्नास्टिक क्या होता है सर जी? जिम्नास्टिक होता है जहाँ पर आपके एथलेटिक खेल खेले जाते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है? जिम्नास्टिक खेल होते हैं जो क्या होते हैं? शरीर के लिए स्वस्थ होते हैं।
शरीर के लिए अच्छे होते हैं और स्वस्थ शरीर के लिए आपके जिम्नास्टिक के खेल किए जाते हैं। इसका पिता किसको किया जाता है? फ्रेडरिक लुडविग जोन को कहा जाता है। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके कहाँ पे थी? सबसे पहले ये कहाँ पर फैला था? आपके जिम्नास्टिक जर्मनी में। जर्मनी में क्या फैला था? जिम्नास्टिक सबसे पहले आपके खेल प्रसिद्ध हुआ था। इसके बाद आपके ये दूसरे देशों में भी गया। इसके लिए सबसे 3 प्रसिद्ध चीज़ें क्या है जिम्नास्टिक में? एक तो कलात्मक, किसी भी व्यक्ति में कोई टैलेंट है या उसमें कोई कला है तो वो दिखा सकता है। फिर आपके क्या हो जाएगा? लयबद्धता, यानी कि किसी भी चीज़ में कोई एकदम माहिर है, कोई लिखने में बहुत ही तेज है तो वो यदि दोनों हाथों से लिख सकता है तो जिम्नास्टिक में जाकर अपना प्रदर्शन कर सकता है। फिर आपके क्या हो जाएगा? ट्रेपोलिन, ये आपके एक और प्रकार हो जाएगा जिम्नास्टिक का। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित और निर्देशित किया जाता है। न्यायपालिका के मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संसद, यानी किन प्रतिनिधियों को किसके द्वारा चुना जाता है? भारत सरकार के द्वारा। उन प्रतिनिधियों को जिनको भारत सरकार के द्वारा चुना जाता है और उनको क्या किया जाता है? चुना जाता है और प्रशासित यानी उनको ट्रेनिंग दी जाती है और निर्देशित किया जाता है। उनको निर्देश और ट्रेनिंग दोनों दिया जाता है। वो कौन से हो जाएंगे आपके? उसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? संसद के सभी सदस्यों को कौन चुनेगा? आपके भारत सरकार चुनेगी और उनको क्या करेगी? प्रशासित करेगी और उसको क्या करेगी? निर्देशित करेगी, यानी उनको निर्देश देगी कार्य करने का कि अच्छे अच्छे कार्य करो, क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है। संसद के सभी सदस्यों को करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है सर जी? ये आपके हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहाँ हो जाएगा? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। सभी का उत्तर कमेंट में देखूंगा मैं। इस कोणार्क का सूर्य मंदिर आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में या ओडिशा में? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है? सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है सर जी। कोणार्क का सूर्य मंदिर तो आपके कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपके ओडिशा में हो जाएगा। ओडिशा में कहाँ हो जाएगा? आपके पुरी धाम में। पुरी धाम में कहाँ आपके? जहाँ भगवान जगन्नाथ है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, उसके पास में ही क्या हो जाएगा? आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ये कैसा मंदिर है सर जी? एक रथ के आकार का। किसके आकार का? रथ के आकार का एकदम विशाल मंदिर बना हुआ है जो किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण सर जी आपके करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव ने किसने? प्रथम ने करवाया था। कब करवाया था? लगभग 13वीं शताब्दी में। नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव? यहाँ पर बताना है कि अमृतसर में जो आपका स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, सिखों का स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, उसका निर्माण किसने पूरा करवाया था? यानी कि इसके काल में आपके सिखों के इस गुरु के काल में इसका निर्माण पूरा हो गया था। और शुरू किसने किया था? शुरू आपके किसने किया था? आपके रामदास जी ने उसकी शुरुआत की थी, उसकी नींव रखी थी। लेकिन उसके बाद कब आपके सिखों के आपके कौन से थे? रामदास जी आपके रामदास ने रखी। फिर सिखों के 5वें गुरु कौन थे? 5वें गुरु कौन थे आपके? 5वें गुरु थे आपके अर्जुन देव। कौन हो जाएगा? अर्जुन देव थे। उन्होंने आपके बिल्कुल इसका निर्माण पूरा करवाया था। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। और क्या देखना सर जी? लगभग 1604 ईस्वी में आपके इस स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा हो गया था, जो आपके कहाँ बना हुआ है? अमृतसर में बना हुआ है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए एक मापने की इकाई है, यानी कि कौन सी इकाई है जिसको गैस द्वारा प्रयोग में लाया? दबाव, विकिरण, तापमान या संवहन? यानी किसको एटीएम से मापा जाता है? एटीएम क्या होता है सर जी? एटीएम वो पैसे निकालने वाला एटीएम तो एक तो होता है आपके ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या फिर इसको क्या बोलते हैं एटीएम को? एनी टाइम मशीन, एनी टाइम मनी। ये एटीएम नहीं है सर जी, पैसे निकालने वाला एटीएम नहीं है। आपके गैस के दाब को जो मापता है, गैस का दाब मापते हैं। क्या मापते हैं? गैस का दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके एटीएम। क्या वो माप है? क्या है? एक माप है या क्या है? इकाई। जैसे कि अपन दूरी को मीटर में मापते हैं, उसी तरह दाब को किस में मापते हैं? एटीएम में मापते हैं। और दाब को किस में मापते हैं? आपके पास्कल में मापते हैं दाब को। लेकिन यहाँ पर दाब को किससे माप रहे हैं? एटीएम में मापेंगे। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है।
कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि कलमकारी चित्रकला। ये कलमकारी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपकी हो जाएगी करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा, शायद ये क्वेश्चन तो अपन ने 1-2 दिन पहले भी किया था, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके कहाँ है, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में मुख्यतः कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध है और इसके आसपासों के राज्यों में थोड़ी बहुत है। इसमें क्या किया जाता है, आपके सूती के कपड़े पर रंगीन कलम से क्या किया जाती है, कलाकारी की जाती है या रंगीन ब्लॉक की छपाई की जाती है। इसमें सब्जियों के रंगों का धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। सब्जियों के रंग, जो आपकी हरी सब्जियां होती है, अलग अलग सब्जियां होती है, उनसे क्या बनाए जाते हैं, आपके धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं, कलमकारी चित्रकला में हो जाएगा। और क्या देख लेंगे, आपके मछलीपट्टम कलमकारी हो जाती है। इसके प्रकार देख लेते हैं, एक आपके मछलीपट्टम हो जाएगी और क्या हो जाएगी, आपके श्रीकालाहस्ती कलमकारी हो जाएगी। ये दोनों इसके क्या है, प्रकार है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पानी को का बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। 3 अणु हो जाते हैं, 4 अणु हो जाते हैं, 2 अणु हो जाते हैं, 1 अणु हो जाते हैं। यानी कि पानी को बनाने के लिए क्या, पानी का सूत्र क्या होता है सर जी, H2O होता है। यानी कि हाइड्रोजन के कितने हो गए, H और H 2 अणु हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 1 अणु हो गया। 3 मिलकर आपके क्या बनाते हैं, पानी को बनाते हैं। यहाँ पर क्या बताना है कि कौन कितने अणु हो जाएंगे पानी के 1 अणु के। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई सा भी करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि पानी के 1 अणु को बनने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु और आपके किससे, ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं, जो एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसका ये क्या है, आपके अकार्बनिक यौगिक है, जिसका आपके रासायनिक सूत्र क्या है, H2O है। मैंने पहले भी बता दिया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? आपके नर्मदा सागर परियोजना है वो किस राज्य में स्थित हो जाएगी? यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी का। ये आपके करेक्ट आंसर कौन सी हो जाएगी, आपके नर्मदा नदी पे है। ये आपके कौन सी हो जाएगी, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें है, एमपी यानी क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में। और देख लेते हैं आपके ये किस नदी पर है, आपके मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे है, तो इसीलिए नर्मदा सागर परियोजना हो जाएगी। और देख लेते हैं आपके जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर हो जाएगी। ये आपके किस नदी पर है, आपके चंबल नदी पर, जो आपके राजस्थान में भी आती है चंबल नदी। और देख लेंगे आपके तिलैया परियोजना क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट परियोजना है ये सब। तिलैया परियोजना कौन सी हो जाएगी, आपके बराकर। ये आपके किसकी है, झारखंड की है। कौन सी है, झारखंड की है। ये जवाहर सागर कौन किस में हो जाएगी, ये राजस्थान में है। और ये क्या हो जाएगी, ये तिलैया परियोजना किसकी हो जाएगी, आपके झारखंड की हो जाएगी। और उकाई परियोजना, ये सभी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। उकाई परियोजना किस में हो जाएगी, गुजरात में हो जाएगी। और किस नदी पर है, आपके ताप्ती नदी पर। गुजरात की ताप्ती नदी पर कौन सी है, उकाई परियोजना हो जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ज़्यादा टाइम पास ना करना है, एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, और आंखों ही आंखों में क्या कर देना है, लॉक कर देना है सही आंसर को। सर जी हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। हमारी टेक्निकल टीम क्या कर देगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सदाबहार शंकुवन कोनिफर मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? घास स्थल बायोम, वन बायोम, जलीय बायोम या रेगिस्तानी बायोम? जहाँ पर सदाबहार वन आते ही आपको क्या देख लेना है कि जो पूरे साल क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सदाबहार वन बोला जाता है। वो आपके कहाँ पाए जाएंगे, वन बायोम। यानी जहाँ पर वन पाए जाएंगे वहीं बायोस्फीयर में आपके क्या पाए जाते हैं, वन बायोम में ही आपके पाए जाएंगे ना सदाबहार वन। जहाँ पर पूरे साल क्या रहती है, हरियाली रहती है। और वर्षा भी यहाँ पर क्या होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और ये आपके क्या रहते हैं, पूरे साल हरे भरे रहते हैं, सदाबहार वन हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलेस्के, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? ये क्वेश्चन तो देखते ही आपके करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। भारत का पहला वायसराय कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। यानी ऑप्शन ऊपर नीचे है, लेकिन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ये कब बना था आपके 1856 से आपके बना था। 1862 तक ये आपके भारत का वायसराय रहा था, और ये प्रथम भारत का वायसराय हो जाएगा।
और देख लेंगे आपके इसको क्या बनाया गया था, ब्रिटिश काल में आपके भारत का वायसराय बनाया गया था। और ये इसके 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 कार्यकाल में आपके कब क्या हुई थी, 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यहाँ पर भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम ने भारत के दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1858 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1909। यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है कि किस अधिनियम ने, ऐसा कौन सा अधिनियम लाए थे भारत में जिसके द्वारा आपके क्या कर दिया गया, दोहरी सरकार। यानी कि पहले क्या हुई थी, पहले दो सरकारें बनती थी, दोहरी सरकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। एक भारतीय सरकार बनती और दूसरी आपके क्या बनती, अंग्रेजों की सरकार बनती। तो उसको कब समाप्त कर दिया गया था? आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1858 में आपकी क्या कर दिया, दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया था। और देखेंगे और क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि 15 सदस्यों की एक टीम आई थी भारत में। क्या आई थी, 15 सदस्यों की टीम आई थी जिसके नाम पर क्या कर दिया, आपके क्राउन के नाम पर शासन स्थापित कर दिया। क्या कर दिया, क्राउन के नाम पर क्या कर दिया, शासन स्थापित कर दिया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? शिल्पपद्दिकारम हो जाएगा, नालादियार हो जाएगा, लोकाकपियम हो जाएगा, एट्टुथोगई हो जाएगा। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। टेक्निकल टीम पानी पिला दो। यानी कि यहाँ बताना है तमिल साहित्य का महाकाव्य बताना है। ऐसा कौन सा महाकाव्य है जो कौन सा साहित्य का है, तमिल साहित्य का है। यह आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिल्पपद्दिकारम, शिल्पपद्दिकारम हो जाएगा। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर जी इस महाकाव्य में क्या है, नूपुर की कहानी। इसका क्या नाम है, हिंदी में नाम क्या बोलेंगे, नूपुर की कहानी बोलेंगे। इसमें क्या होता है सर जी, दो होते हैं, एक नायक होता है, एक नायिका होती है। नायक कौन होता है, कोलवन होता है। नायक कौन होता है, कोलवन होता है। नायिका कौन होती है आपके, नायिका किसको कौन थी, आपके कणगी। क्या हो जाएगा, कणगी आपके नायिका हो जाएगी, जो क्या थी, एक व्यापारी की पुत्री थी। व्यापारी की कौन थी, पुत्री थी, कणगी हो जाएगी। ये आपके किसका साहित्य है, आपके तमिल साहित्य का एक क्या हो जाएगा, आपके महाकाव्य हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उस विकल्प को रखें जो प्रथम जोड़े को तर्क को लागू का अनुसरण करता है। ये कौन सा आ चुका है, आपके रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। इसका क्वेश्चन आ चुका है, आपके रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है कि सर जी अब रीजनिंग का आ गया क्वेश्चन, अब क्या होगा सर जी, अब मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा। बिल्कुल नहीं घबराना है। यदि आप कमेंट में बोलोगे तो आपके रीजनिंग की टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। यदि आप सभी बोलते हो तो रीजनिंग की टॉपिक वाइज क्लास आपके दिन में लगा दूंगा, आपके दोपहर 2 बजे आपके क्लास लगा दूंगा। यदि आप सभी का कमेंट आता है सर जी हमें भी रीजनिंग की क्लास पढ़नी है, हमें भी टॉपिक वाइज रीजनिंग पढ़नी है, तो बिल्कुल आपके रीजनिंग की क्लास आपके कब लगा दूंगा, दोपहर 2 बजे आपके रोजाना क्या लगा दूंगा, रीजनिंग की क्लास लगा दूंगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये दे रखा है 26,643 अनुपात है, यहाँ पर 786 फिर डबल अनुपात दे रखा है, फिर क्या दे रखा है 43,121 अनुपात क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। इसका आगे क्या आ जाएगा, 749 आ जाएगा, 954 हो जाएगा, 155 हो जाएगा, 921 हो जाएगा। सर जी यहाँ पर कैसे करें, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं, पहले वाले सभी को जोड़ेंगे 2 + 6 प्लस आपके कितने हो जाएंगे 6 + 4 प्लस कितना हो जाएगा 3, और बराबर में यदि अपन दूसरी साइड वालों को जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर कितना आ जाएगा सर जी, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे 18 और 8 7 कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। कितने हो गए 21 हो गए, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15, 15 और 6 कितने हो जाएंगे 21। यानी कि दोनों को जोड़ने पर कितने आ रहे हैं, बराबर क्या आ रहे हैं 21 आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि इनको जोड़ने पर कितना आएगा 4 + 3 + 1 + 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, 4 और 3 1 7 हो जाएंगे, 7 और 1 8, 8 तो और 2 कितने हो जाएंगे 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। कितने हो गए 11 हो गए। अब इनको जोड़ने पर 11 किसको जोड़ने पर आ रहे हैं आपके 6 4 9, 6 और 4 10, 10 और 9 कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। यहाँ पर 11 नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर इनको जोड़ने पर कितने आ जाएंगे आपके 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, 14 और 4 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर कितने आ जाएंगे 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे।
यहाँ की सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। और देख लेंगे डी वाले में 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11 और 1 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही आसानी से उत्तर आने वाला है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है और डायरेक्ट लॉक कर देना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी माँ के पति के दूसरे बेटे की पत्नी की बेटी है। लड़की किस तरह से महिला से संबंधित है? नेफ्यू, नीस, कजन या बेटी। मेरी तरफ जिनको अंग्रेजी नहीं आती है वो क्या करेंगे सर जी? यहाँ पर तो अंग्रेजी में दे रखा है, नेफ्यू दे रखा है, नीस दे रखा है, कजन दे रखा है या बेटी दे रखा है। कजन तो मुझे भी पता है, यानी कि काका बाबा के भाई बहन को क्या बोलते हैं? काका बाबा के भाई बहन को क्या बोलते हैं? कजन बोलते हैं। या फिर आपके क्या बोलते हैं? चाचा का लड़का, ताऊ जी का लड़का लड़की, इनको क्या बोलते हैं? कजन बोलते हैं। लेकिन नीस और नेफ्यू तो मुझे भी नहीं पता है। नीस क्या होता है आपके? नीस आपके कौन होता है? आपके भतीजा। भतीजा या भतीजे को क्या बोलते हैं? आपके नीस बोलते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर नेफ्यू। नेफ्यू आपके किसको बोलते हैं? भाणेज। भाणेज, भांजा जो होता है उसको नेफ्यू बोलते हैं। यहाँ पर क्या कर रखा है? ये महिला है, महिला है। उसने किसकी तरफ इशारा किया है? उसने कहा है कि वह मेरी माँ, महिला की माँ। फिर उसका बेटा, उसका बेटा क्या हो जाएगा? बेटा। माँ के दूसरा बेटा यानी बेटा हो जाएगा। बेटे की क्या हो जाएगी? पत्नी। पत्नी की बेटी है यानी क्या हो जाएगी? बेटी है। यानी महिला की माँ का बेटा, यानी कि क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? उसका भाई हो जाएगा। भाई की पत्नी और भाई का बेटी क्या हो जाएगी? उसकी क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी, यानी कि नेफ्यू हो जाएगी। यहाँ पर नेफ्यू नहीं होगा, नीस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नीस हो जाएगी, जिसे अंग्रेजी में नीस बोलते हैं और अपने क्या बोलते हैं? भतीजी बोलते हैं या भतीजा बोलते हैं। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है, यदि इनकी इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह एक कौन सा हो जाएगा जिससे संबंधित नहीं हो जाएंगे? वाई, ई, आई या ए? इनमें से बताना है। आई, ए, वाई, ओ, ई, इनमें से कौन सा आपके अलग हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे व्यंजन। यदि अंग्रेजी में व्यंजन देखें और स्वर देखें, व्यंजन कितने होते हैं? या फिर इनको क्या बोलता है? वोवेल्स या कुछ बोला जाता है। ये वो कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये कौन क्या हो जाएंगे आपके? अंग्रेजी के क्या है आपके? ये सभी कौन से हो जाएंगे आपके अंग्रेजी में? अंग्रेजी वर्णमाला के क्या हो जाएंगे आपके? वोवेल हो जाएंगे। या फिर इनको कुछ और बोला जाता है? जल्दी से कमेंट में बताना है। मेरी तो अंग्रेजी बहुत ही कमज़ोर है, तो मुझे तो पता भी नहीं है कि इनको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है। आप जल्दी से बताइए कि इनको क्या बोला जाता है। सर जी, इनको अंग्रेजी में ये वोवेल्स बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, या कुछ और बोलते हैं? यहाँ पर सभी जल्दी से बताएंगे। मुझे तो नहीं पता है सर जी। क्यों नहीं पता है? इनको बोलते हैं आपके व्यंजन। क्या बोला जाता है? व्यंजन। व्यंजन बोला जाता है। अंग्रेजी में व्यंजन कितने हैं? 5 है। स्वर कितने हैं आपके? 21 स्वर है और 5 व्यंजन है। ये सभी तो व्यंजन है, लेकिन इसमें वाई जो दे रखा है वो व्यंजन नहीं है, वो क्या है? स्वर है। क्या है आपके? अंग्रेजी में स्वर है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग बताना है, अलग क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी और ई, ए और बी की डॉटर इन लॉ है, जिनका बेटा सी और सी है। एच एफ का बेटा है जिसकी पत्नी ई है, तो ई सी से किस तरह संबंधित है? सर जी को तो समझ में नहीं आ रहा है। सिस्टर इन लॉ, आंटी, नीस या बहन? यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। सबसे क्या लिख देंगे? सबसे पहले क्या लिख देंगे? ए और बी। ए और बी की डॉटर इन लॉ है, यानी कि क्या हो जाएगा? ए और बी क्या हो जाएगा? पति पत्नी। पति पत्नी हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखना है? ए, सी है, फिर क्या दे रखा है आपके? डी है, यानी डी और ई। डी और ई क्या हो जाएगा? डी और ई। डी और ई क्या हो जाएगी? भाई बहन हो जाएंगे। डी और ई या भाई या और बहन हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, भले ही कुछ भी हो। यानी ए और बी के ये दोनों क्या है? सिस्टर इन, या आप क्या हो जाएगा? डॉटर इन लो। ये इन दोनों की क्या है? डॉटर इन लो, या पोता पोती बोल सकते हैं, या आपके क्या बोल सकते हैं आपके? या आपके जो नाना नानी के जो अपन जो लगते हैं वो। फिर आपके क्या हो जाएगा? ई, जिसकी एफ का बेटा है, जिसकी पत्नी क्या है? एच एफ। एफ और ई, ई एफ की क्या है? पत्नी। एफ क्या है? एफ क्या है? पति है, और आपके ई क्या है? पत्नी है। तो यहाँ पर क्या संबंध बनता है? और इनका बेटा कौन सा हो जाएगा? एच क्या हो जाएगा? इनका बेटा। ई सी से किस तरह संबंधित है?
यहाँ पर क्या है, ये आपके पत्नी है एफ की, और ये क्या दोनों क्या है, बहनें हैं। और सी क्या है, यहाँ पर सी दे रखा होगा, जिसका बेटा डॉटर इन लॉ है, जिनका बेटा क्या है सी। ए और बी की डॉटर इन लॉ है और जिनका बेटा क्या है सी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सी की पत्नी कौन हो जाएगी आपके, सी की पत्नी क्या हो जाएगी, पत्नी क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लगती है, ई और सी में क्या संबंध हो जाएगा, यहाँ पर संबंध क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ। क्या उस किसका संबंध हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ का हो जाएगा, या फिर क्या बोल सकते हैं, पोती का, दादा या पोती का सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ क्या हो जाएगा आपके, अरे यार इसको क्या बोला जाता है अपने भाषा में, साले जी या साली जी बोला जाएगा। यानी सी डी और ई क्या हो जाएगी, बहनें हैं, तो आपके क्या हो जाएगा, सी और डी में क्या हो जाएगा, ये सी और डी का पति है, तो आपके डी और दोनों बहनें, तो सी ई की क्या लग जाएगा आपके, सिस्टर इन लॉ, या फिर आपके क्या बोला जाता है, साली जी लगते हैं, साली जी लगते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल करें 45 माइनस आपके 12 प्लस 35 माइनस 25 माइनस 7, फिर 3 कोष्टक दे रखे बराबर क्वेश्चन मार्क दे रखे। इसका हल करने पर 18 आएंगे, 17 आएंगे, 19 आएंगे या 16 आएंगे। जल्दी से कमेंट में बताना है कि इसका हल करने पर सर जी कितने आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। अभी तक क्वेश्चन देखते ही आपके फटाक से दिमाग में क्या आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, 25 में से 7 जाएंगे, कितने बच जाएंगे आपके, ये आपके बच जाएंगे 18 बच जाएंगे। फिर आपके 35 माइनस 18 जाएंगे, 35 में से 18 जाएंगे, यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 18 में 18 18 36, कितने बच जाएंगे, 17 बच जाएंगे। आपके 12 प्लस 17 45 माइनस 12 प्लस 17, 12 और 17 कितने हो जाएंगे, 9 और 2 29, 45 माइनस 29 कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, 16 आ जाएंगे। इसको सोल्व करने पर कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। डी एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना, जोड़ बाकी ही करनी है, बहुत ही आसानी से हो जाने वाली है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले छोटे कोष्टक को, फिर उससे बड़े वाले कोष्टक को, फिर सबसे बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करना है। ऐसा नहीं हो कि आप सबसे पहले बाहर वाला सोल्व कर लो फिर अंदर वाला सोल्व करो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार ने एक वस्तु 88 रुपये में खरीदी और इसे कितने में बेच दिया, 66 रुपये में बेच दिया। हानि का प्रतिशत ज्ञात करिए। प्रतिशत में 15% हानि हुई, 10% हानि हुई, 25% हानि हुई या 20%। जहाँ पर भी हानि लाभ वाला सवाल दे रखा हो उसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर अंतर क्या हो जाएगा, 88 और 66। 88 में से 66 जाएंगे, कितने बच जाएंगे आपके, अंतर कितना आ जाएगा आपके 22। 88 में 66 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 22 बच जाएंगे। ये आपके क्या हो जाएगा, 22 क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर है। तो अंतर का प्रतिशत निकालेंगे। अंतर क्या क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य के सापेक्ष। यानी कि दुकानदार में कितने में वस्तु खरीदी, क्रय मूल्य कितना है, 88 है, तो 88 के सापेक्ष क्या निकाल देंगे, 22 का प्रतिशत निकाल देंगे, इंटू 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 22 का भाग 88 में देंगे, कितनी बार, 4 बार चला जाएगा। 4 का भाग 100 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 25 बार चला जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दुकानदार को क्या हुआ था, 25% क्या हुई है, हानि हुई है सामान को बेचने पर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा क्या है, 36 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। 325√3 हो जाएगा, 323√3 हो जाएगा, 326√3 हो जाएगा, 324√3 हो जाएगा। यहाँ पर √3 सभी ऑप्शन में क्या दे रखा है, √3। √3 देखते ही आपको एक चीज याद आना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या याद आना चाहिए आपको, सूत्र। यदि आपको सूत्र नहीं भी याद होगा तो √3 देखते याद तो आ जाएगा। सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू क्या होता है आपके भुजा का स्क्वायर। ये आपके क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, √3/4 इंटू क्या हो जाएगा, 36 इंटू क्या हो जाएगा, 36। 9 का 4 का पार्ट 36 में देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा। फिर इसको 36 को 9 से गुणा करेंगे। 36 को 9 से गुणा किया सर जी, कितने आ गए आपके, 36 को 9 से गुणा किया, कितने आ गए, 324। कितने आ गए, 324 आ गए हैं। √3 तो ऐसा का ऐसा पीछे आ जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण कितना दे रखा है, 130 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करिए। आयत, आयत क्या होता है सर जी, आयत वो होता है आपके जिसके क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, और आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाती है।
यहाँ पर क्या दे रखा है, इसकी चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 50 दे रखी है आपके। और क्या दे रखी है आपके, इसके क्या दे रखा है विकर्ण, यानी विकर्ण मापेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है आपके 130 दे रखा है। तो इसकी क्या ज्ञात करना है आपको, परिधि ज्ञात करनी, यानी कि इसके चारों तरफ घूमने पर आपको कितनी लंबाई प्राप्त होगी। आयत की परिधि क्या होती है आपके 1 क्या होती है आपके 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, फिर उसको क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। यानी सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर लंबाई तो चौड़ाई तो दे रखी है, लेकिन लंबाई नहीं दे रखी। लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सर जी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो भी 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें क्या होता है एक कोण क्या होता है आपके 90 डिग्री का एक कोण बनता है, वहां पर समकोण त्रिभुज बनता है। और वहां पर आपके क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, यहाँ पर उसका सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है लंब का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ कर्ण कितना दे रखा है आपके, कर्ण दे रखा है आपको 130 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस बराबर क्या हो जाएगा आपके आधार, आधार तो आपको क्या करना है घात करना है, आधार का स्क्वायर ऐसा कैसा हो जाएगा, प्लस कितना दे रखा है आपके 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगी ये लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, आगे क्या हो जाएगा आपके, यदि आपको आधार ज्ञात करना है, आधार कैसा कैसा लिख देंगे, अंडर इधर आ जाएगा, फिर आपके क्या हो जाएगा आपके कितना आ जाएगा 130 इंटू क्या हो जाएगा 130 प्लस आपके कितना आ जाएगा 50 इंटू 50 हो जाएगा। इसको सोल्व करने पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आपको क्या करना है, इसको पूरा का पूरा सोल्व करना है। इसका स्क्वायर करने पर, इसका अंडर रूट और निकालने पर आपके आधार कितना आ जाएगा, आपके आधार आपके आ जाएगा आपके 120 सेंटीमीटर। आधार कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसमें आपके मान रख देंगे, लंबाई की जगह क्या रख देंगे आपके आधार रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू आपके 120 प्लस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी 2 इंटू आपके कितना हो जाएगा 120 और 50 कितने होते हैं 170 होते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके 17 17 7 दूनी 34 यानी 340 आ जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके 340 आपके इसकी क्या हो जाएगी परिधि हो जाएगी। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निको हल्कनबर्ग दौड़ का प्रथम भाग 270 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करता है, दूसरा भाग किससे करता है आपके 405 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करता है। प्रथम 2 भागों का औसत गति ज्ञात कीजिए। 344 हो जाएगा, 334 हो जाएगा, 324 हो जाएगा, तो 314 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। यदि आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है, उन क्लासों में जाके देखना है। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। इसके लिए क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है इसका उत्तर। ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। इस क्वेश्चन को करके कॉपी पेन में, यदि आप हर क्लास लेते हो तो कॉपी पेन लेके बैठना और कॉपी और पेन में कॉपी में ये क्वेश्चन करना है। फिर इसका उत्तर क्या करना है कमेंट में करना है। यहाँ के लिए मैं क्या बता देता हूँ आपको, सूत्र बता देता हूँ। आपको पहले को x मानना है, दूसरे को y मानना है। और सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र लिख लो जल्दी से। सूत्र क्या होता है आपके 2xy बटा क्या होता है x प्लस वाई। ये आपके क्या हो जाएगा, इसकी औसत गति निकालने का सूत्र है। ये औसत गति निकालने का सूत्र है। ये सूत्र लगा के करोगे तो जल्दी से 2 मिनट में आपके आंसर निकल के आ जाएगा। मेरे को आंसर क्या चाहिए कमेंट में चाहिए। तब तक मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।